पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों में वीकली एक्सपायरी का दिन रादर भारतीय बाजारों में आज प्रेशर फिर से देखने को मिला। सेकंड हाफ ज़्यादा इंटेंस था, खुला गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से सेल ऑफ शुरू हुआ इंडेक्स में और वापस 18,000 के क्रूशल जोन्स 18,100 18,000 के जोन्स 18,080 टू बी वेरी प्रिसाइज, वो जोन्स जहाँ पर आके इंडेक्स थोड़ा संभला। क्लोजिंग तक आते आते 18,130 पे कहीं क्लोजिंग दी निफ्टी ने। और निफ्टी बैंक हालांकि आज आउट परफॉर्म कर रहा था, हरे निशान में वहाँ क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन फिर भी बिकवाली सेंसेक्स में थी, निफ्टी में थी। ज़्यादा इंटेंस आपको दिखाई पड़ेगी मिड कैप में, स्मॉल कैप में। ज़्यादा कैश मार्केट शेयर में आज ज़्यादा बिकवाली थी। एनर्जी, ऑटो, मेटल, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर गिरावट देखने को मिली। आज सेल ऑफ वहाँ पर ज़्यादा बड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, मिसाल तौर पे एसबीआई के नंबर्स थे तो नंबर्स के बाद वहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। एक स्पाइक और स्पाइक के बाद डिस्काउंटेड, नंबर्स ख़राब नहीं है लेकिन कुछ हद तक या मेजर हद तक नंबर्स डिस्काउंटेड थे, जिसकी वजह से यहाँ पर या प्रोविजनिंग का नंबर थोड़ा ज़्यादा साइड पर था, जिनकी वजह से ज़्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। आईटीसी के नंबर्स आए, नंबर्स यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा सीवियर डैमेज नहीं, लेकिन ठीक है आईटीसी प्रेशर में रहा। डिविडेंड आया वहाँ पर 9 साढ़े 9 रुपये का टोटल, 6.5 का वैसे और 2-2.5 रुपये का डिविडेंड वैसे स्पेशल, तो मिला के 9.5 रुपये डिविडेंड बैठा वहाँ पर। इसके अलावा न्यूज़ फ्लोज में अच्छा मान्यवर की आज एक ब्लॉक थी, ब्लॉक नहीं सॉरी ओएफएस है, जहाँ पे दो हिस्सों में, दो चरणों में आज और कल प्रमोटर स्टेक बेचेंगे। तो 10% के आसपास का हिस्सेदारी है, 7% वैसे और ग्रीन शू ऑप्शन है 2%। तो इस सेबी का मैंडेटरी नियम भी था जो हिस्सेदारी उन्हें बेचनी थी, तो वो हिस्सेदारी बिकती हुई दिखाई पड़ी आज के सत्र में। तो वहाँ पर शुरुआती गैप डाउन 1180 जो ब्लॉक लेवल्स है और वहाँ से एक पुल बैक के बाद करीब 1200 साढ़े 1200 के आसपास के लेवल्स दिखाई। इनफैक्ट 1300 के ऊपर भी गया था ये आज इंट्राडे में। तो न्यूज़ फ्लोज इन्हीं में ही था और मेजरली एनर्जी, ऑटो, मेटल, यहाँ पर कुछ हद तक बिकवाली अदरवाइज आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज क्रूशली मिड कैप स्मॉल कैप जो था वो आउट ऑफ फ्लेवर आपको दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में 1300-1400 शेयर थे एडवांसेस में तेज़ी में, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते करीब 900,000 शेयर रह गए तेज़ी में और रफली 1700-1600 शेयर ऐसे आ गए जो कि मंदी के साथ कामकाज का। तो ब्रॉडर मार्केट थोड़ी सी बिकवाली में की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए दिखाई पड़ी। इवेंट्स में कल हैवी अर्निंग्स डे है, स्पेशली एफ&ओ को लेकर बड़े हैवी अर्निंग डे है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसी निफ्टी कंपनियों के कल अर्निंग्स आने वाले हैं। पीएसयू अर्निंग का किक स्टार्ट है, तो अब वहाँ पर आप बड़े अर्निंग्स आते हुए देखोगे। बंधन बैंक जैसी बैंक्स की अर्निंग्स हैं, मुथूट की अर्निंग है, ग्लेनमार्क की अर्निंग है, ये कुछ और एफ&ओ कंपनियाँ हैं जिनके अर्निंग्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनको आप देखोगे हफ्ते का आखिरी कल कारोबारी सत्र भी है, तो वो भी एक क्रूशियल पार्ट होता है। लाइकवाइज तो एफआईएस का फ्लो कंटिन्यूसली बना हुआ है कैश मार्केट में। लेट्स सी कैसे पैन आउट करते हुए दिखाई पड़ते हैं मार्केट्स, लेकिन नियर टर्म में एटलीस्ट 2 दिन में जो सेल ऑफ आया है उसमें निफ्टी उन लेवल्स पे आ गया जहाँ से आमतौर पे सपोर्ट लेता है। अब यहाँ से पुल बैक आता है तो वेल एंड गुड, वरना थोड़ा सा प्रेशर और एक्सटेंड होगा और 18,000 के नीचे तो और ज़्यादा सेल ऑफ इंटेंस होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब सीधा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है ओके, पहला सवाल है क्या टाटा मोटर में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? 17% प्रॉफिट है और इन्फी ऐड कर लेना चाहिए। सत्यम जी देखिए, रनअप तो बहुत आया टाटा मोटर्स में, नंबर्स भी अच्छे थे इस क्वार्टर के, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी 600 साढ़े 600 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। ये एटलीस्ट थ्योरेटिकल ग्राउंड है। रियलिस्टिक ग्राउंड ये है कि इतनी बड़ी तेज़ी इसमें दिखाई है तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपको लेने में कोई बुराई है नहीं। 1 प्रॉफिट ऑन द टेबल से बेटर प्रॉफिट इन अकाउंट होता है, तो ठीक है अकाउंट में आ जाए, क्या ही बुराई है। तो थोड़ा सा पैसा ले भी लीजिए, कैपिटल फ्री करा लीजिए अपनी, एटलीस्ट जितनी लगी है वो बाकी पैसे को आप बड़ा रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट आप 20% कैपिटल भी छुड़ा सकते हैं यहाँ पर, तो 20% कैपिटल छुड़ा लीजिए, बाकी पैसे को छोड़ दीजिए। एक पार्ट ये हो सकता है। कंपनी में खराबी नहीं है और अमंग टाटा ग्रुप वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक है अगर आप पिछले 10 साल की सिचुएशन देखेंगे तो। लेकिन अदरवाइज़ क्योंकि ये बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है, तो बढ़िया तेज़ी में साल के हाईस पर ये शेयर खड़ा है ऑलरेडी, तो तेज़ी को धीरे धीरे ट्रेल करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहिए, ज़्यादा कलमंदी यही है। और रही बात इन्फोसिस में एंटर करने की, तो इन्फोसिस अगर आपका जो होराइजन बेटर साइड का है, लॉन्गर साइड का है, तो आप ऑब्वियसली जा सकते हैं। 1850 रुपये का बायबैक प्राइस है, वहाँ से नीचे काम काज कर रहा है।
रिसेंट फॉल में अपना बॉटम दिखाई चुका है 990 980 रुपये के आसपास का, तो वो एक स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन लॉन्ग कर सकते हो इफ़ इन केस आप चाहो तो। हाउस व्यूज़ 1400 1450 1500 के टारगेट्स यहाँ पर दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो। आईटी में और अच्छे ऑप्शन भी हैं, HCL, टेक महिंद्रा, TCS, ये 3 और भी अच्छे ऑप्शन हैं। इनको भी इनकेस आप ऑप्ट करना चाहो तो जा सकते हो। सो मतलब आईटी में आने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा टाइम ले सकता है, ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है, बट अच्छे एवेन्यूज़ बन सकते हैं। डाउन साइड लिमिटेड है एटलीस्ट वहाँ पर, तो उसके हिसाब से आप उसे देखो। एंड टाटा मोटर्स की ऑलरेडी नया हाई है, तो वहाँ अपसाइड लिमिटेड है। सो अपसाइड लिमिटेड जहाँ है वहाँ थोड़ा निकलो, और जो डाउन साइड लिमिटेड है वहाँ थोड़ा एंटर करो। SBI इट ब्रेक डाउन 1.5% आफ्टर। सौरभ जी, SBI जैसे बैंक के नंबर्स के बाद अगर 1.5% का डिक्लाइन आता भी है तो कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है सो फार। वैसे 1 2 SBI के नंबर्स ऑलमोस्ट मार्केट में डिस्काउंटेड थे। ये नंबर्स को एस्टिमेट मार्केट आकर चल रहा था कि जो नंबर आने वाला, नंबर हालांकि अच्छे आए हैं, नंबर में कोई ख़राबी नहीं है। प्रोविजनिंग वाला पार्ट थोड़ा ज़रूर बढ़कर आया, लेकिन अभी कोई एज ऑफ नाउ कंसर्न नहीं है प्राइमा फेसी नंबर्स को देख के। 4 बजे आज मीडिया मीट है, एनालिस्ट मीट है 5 बजे, कल सारे ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ आ जाएंगे, उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी फंडामेंटली करना क्या स्टॉक को लेकर। लेकिन अभी के लिए तो नंबर्स इतने कोई ख़राब नहीं है। और दूसरा 1.5% का डिक्लाइन कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन है नहीं, कंसीडरिंग जिस तरह का बिल्डअप था स्टॉक में। पहले से ही प्रीएम्प्टिव बिल्डअप जो चल रहा था कि अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, कि BOB के नंबर अच्छे थे, बाकी PSU बैंक्स के नंबर अच्छे थे, तो बाजार ने डिस्काउंट कर ही लिया था कि जब इनके नंबर्स अच्छे हैं तो लीडर भी अच्छे नंबर देगा। और SBI तो लगातार कंसिस्टेंटली पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे नंबर दे ही रहा है, तो ये तीसरा क्वार्टर है जबकि इसने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर दिया, तो बाजार ने एस्टिमेट लगा रखा था मोटा मोटा, तो वो एस्टिमेट की तर्क पे ही नंबर आए, तो बाजार ने एक स्पाइक दिया और उसके बाद ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो प्रॉफिट टेकिंग बेसिकली वो नंबर्स की वजह से ही है या प्रीएम्प्टिव नंबर्स की वजह से ही है। खराबी सो फार नंबर्स के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। बाकी आज शाम के एनालिस्ट मीट, मीडिया मीट हो जाने दीजिए, ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ आ जाने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा लॉजिकल कॉल लेना आपके लिए रहेगा एटलीस्ट। करेक्ट प्राइस टू एंटर अपार इंडस्ट्री एंड कमिंस फॉर लॉन्ग टर्म। दीक्षित सर, देखिए अपार के केस में 3200 का हाई और 700 का लो। 700 में जहाँ प्रमोटर ने बाय किया था और 3200 में जहाँ पे कंपनी ने अपने नंबर्स के बाद टॉप बनाया था, उसके बाद ये नीचे आया। 2400 2100 जो रीसेंट लो था वो नंबर ठीक था एंटर करने के लिए। अभी भी ये 16-17 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है, डिस्पाइट शेयर इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, क्योंकि इसकी अर्निंग इतनी तेज़ है कि उसके सामने इसका मल्टीपल हमेशा नीचे आ जाता है। तो अगर आप एंटर करना चाहते हो तो अब राइट प्राइस तो मैं नहीं डिटरमाइन कर सकता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर डिटरमाइन, क्योंकि इंक्लाइनिंग नंबर है, तो इंक्लाइनिंग नंबर के केस में आप पी भी असरटेन नहीं कर सकते। सो बेटर यही है कि आप थोड़ा बहुत यहाँ ले लो, वेट कर लो, थोड़ा नीचे मिले थोड़ा और ले लो, थोड़ा नीचे मिले थोड़ा और ले लो, तो वो एक बार को फिर भी थोड़ा लॉजिकल दिखाई पड़ रहा है। बट राइट प्राइस किसी भी चीज़ का कोई डिटरमाइन नहीं हो सकता इस भाव में, इस बाज़ार में। कभी कभी बाज़ार बहुत ओवर रैशनल होता है प्रीमियम साइड पर, कभी कभी बहुत ओवर रैशनल होता है डिस्काउंट साइड पर। सो राइट प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग तय करो कि आपके एपेटाइट क्या है, क्या ड्यूरेशन है। अगर आप दे सकते हो तो आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पर एंटर कर लो, थोड़ा नीचे थोड़ा और ऐड कर लो, क्या दिक्कत है। ओके, IGL एंड टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कुछ परसेंटेज, अभी ऐसा लग रहा है। रोज़ मार्केट नीचे जा रहा है। शर्मा सर, ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है कि आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो चलता ही रहेगा। मार्केट कभी ऐसा हुआ है, सुना है आपने आज तक कि मार्केट रुका रहा है? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तभी होती है वो रुका रहेगा। तो चलना ऊपर नीचे जाना उसका काम है, तो वो उसको आप छोड़ दो, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। आपके हाथ में है कि आपने अच्छे समय पर टाटा मोटर पकड़ा, आपके हाथ में है कि आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, आपके हाथ में आप उसे लेके जा सकते हो, आप लेके निकल जाओ, कोई इशू नहीं है। अगर आपको 20% प्रॉफिट है तो 10% ले लो, आपको 20% प्रॉफिट पूरा ले लो, फिर नीचे मिलेगा फिर ले लेना, क्या दिक्कत है। टाटा मोटर्स कोई ख़राब कंपनी नहीं है, IGL कोई ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल प्रॉफिट अगर बन रहा है और आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको प्रॉफिट मिला ले लो। सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए प्रॉफिट ही होती है फिर तो प्रॉफिट के लिए ही आपने शेयर लिया था और एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो लेकर निकलो ना, क्या दिक्कत है उसमें। अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, मल्टीपैगर बनाने के लिए लिया तो आप मल्टीपैगर बनने का वेट करो। तो चॉइस आपके सामने, आप जैसे चाहो वैसे इसको ट्रेड कर सकते हो। हर्षद मेहता जी का सवाल है कि बजाज फाइनेंस अपसाइड पोटेंशियल। हर्षद सर, एक ही चीज़ इसी प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। बजाज फाइनेंस निफ्टी का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक है पिछले 13 साल में। 2010 से लेकर अब तक मेरी खुद की कैलकुलेशन है, 67% के आसपास का एवरेज रिटर्न बजाज फाइनेंस ने दिया पिछले 13 सालों में।
वो आज से अगर 3 साल पहले आप कैलकुलेट करते तो वो कहीं था 90% के आसपास, उससे पहले वो था 100% की रेंज में। सो विद टाइम द परसेंटेज गेंस हैं बजाज फाइनेंस के वो कम हुए हैं। मतलब सन 2019 तक की एवरेज 100% प्लस था, 20-22 कोविड ईयर था, उनको हटा भी दो अगर तो भी बजाज फाइनेंस का एवरेज कहीं 80-90% था। 2021-22 तक आते आते 70% था और 2023 तक आते आते करीब 65-60% है। ये एवरेज इसलिए घट रहा है कि बजाज फाइनेंस का इंटेंसिटी ऑफ रिटर्न्स जो है वो विद टाइम कम हो रहा है। इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि बजाज फाइनेंस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की डोमिनेंट प्लेयर है, बजाज ग्रुप की बैकिंग है, सब कुछ अच्छा है। बट किसी चीज़ में ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी आ चुकी है। बजाज फाइनेंस निफ्टी की इकलौती कंपनी है जिसने पिछले 13 साल में 4 ऐसे साल दिखाए हैं जहाँ पे 100% का रिटर्न आया है। तो इस तरह के रिटर्न एक बारी कोई कंपनी दे चुकी है, अगर 4 बार 4 साल उसने लगातार 100% दिए हैं, तो उस तरह के रिटर्न्स की इंटेंसिटी आप एक्सपेक्ट मत करना कि अब ये अभी भी 100% ही रहेगा। रिटर्न रहेंगे लेकिन इंटेंसिटी ऑफ रिटर्न्स वुड बी वेरी लेस। अब वो कितनी होगी ये तय करना मुश्किल है, लेकिन निफ्टी का एक एवरेज रिटर्न किसी भी अच्छी कंपनी में जो आता है वो 15 से 20% आता है, वो आना भी चाहिए, वो आ जाता है आमतौर पे। तो अगर ये भी रिटर्न देते तो आपके लिए रीजनेबली गुड है। बट वो 100%, 50%, 60% के एग्जॉर्बिटेंट गेंस जो उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिए, वो गेंस को आप एक्सपेक्ट ना ही करें, ज़्यादा बेटर है। आ जाए तो बात अलग है, लेकिन एक्सपेक्ट ना करें एटलीस्ट। डीवीसी केस में निक सर, आज ही प्रशांत जी से मेरी बात हुई थी, प्रशांत सावंत से, सुबह शो में था क्योंकि एफ&ओ के टॉप लूजर्स में था, तो मैंने नाम सवाल पूछा भी था उनसे। तो उन्होंने बोला था कि हाँ डीवीस 3100 के जोन्स में या 3050 के जोन्स में कहीं मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हो। तो बोले यहाँ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जितना नीचे मिले उतना सेफ़ है। तो क्योंकि एक ब्रेकआउट रिसेंटली आया था लेकिन वो ब्रेकआउट वर्कआउट करके नहीं गया, तो इसलिए वो वापस नीचे आ गया। सो रीसेंट फॉल में आप एंटर तो कर सकते हो, और 3100 और 3050, 3080 प्रशांत जी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल जोन है जहाँ पर आप एंटर कर सकते हो इसमें। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स के रिजल्ट अभी आए नहीं है मेरे ख्याल से सौरभ जी, मैंने देखे नहीं। अभी आया तो पता नहीं, थोड़ी पहले तक तो मैंने देखे, तब तक तो नहीं आए थे। तो रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई भी टिप्पणी करनी है। आज ही रिजल्ट्स आने हैं इसके तो देखते हैं कैसे नंबर आते हैं। आज ही प्रशांत जी से मैंने इस पर एक सवाल पूछा भी था। तो अगर ख़राब रिज़ल्ट आए तो 790 और अच्छे रिज़ल्ट आए तो 825। ये 2 लेवल है जिनको आप ध्यान रखना। ये अटकता है नीचे और ऊपर, इन दोनों के हिसाब से इन दोनों जगहों पर अटकता है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। वैसे अदरवाइज नंबर्स पे भी एक बार ये आने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा अच्छा कॉल लेना बेटर रहेगा अपने लिए। ओके, ABFRL फॉर लॉन्ग टर्म समझ सर, कॉन्ट्रा कॉल हो सकती है एक बार को, अगर आप देखना चाह रहे हो। वैसे ABFRL से अच्छा तो ये मान्यवर को आप देख लो, ज़्यादा बेटर डील दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सिचुएशन वाइज इसकी पोजीशनिंग ज़्यादा बेटर है सो फार। आज ही मैं वो ब्लॉग देख रहा था, 83% प्रमोटर होल्डिंग, 84% प्रमोटर होल्डिंग है, घटा के वो 9.98% है, 85 टू बी वेरी प्रिसाइज उनकी होल्डिंग है, और उससे घटा के वो 75 लानी है सेबी नॉर्म के हिसाब से। तो किसी भी कंपनी के लिए नियम होता है कि कोई भी कंपनी जो अपना IPO लेके आती है उसमें 3 साल के अंदर से प्रमोटर की होल्डिंग घटानी होती है। तो इस कंपनी को जो टाइम था 19 Feb 2022 को लिस्टिंग हुई थी, तो करीब करीब 3 साल इनके पास थे प्रमोटर होल्डिंग को घटाने के लिए, तो 1.5 साल में उन्होंने अपनी होल्डिंग घटा दी है प्रमोटर की। और 50% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और करीब करीब 25% के एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन है। 50% के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और 50% के ही एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो NSE 500 में सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिसके 50% मार्जिन है, बाकी सब हैं वो NBFCs हैं और ये हाइड्रो पावर कंपनी। हाइड्रो पावर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छे होते हैं, 100%, 98-99% मार्जिन होता है। पानी का ही इस्तेमाल है और बिजली बन रही है, तो उनके मार्जिन हमेशा हाईएस्ट रहते हैं। सो SJVN, NHPC को अगर एक्सेप्शनली आप हटा दीजिए और NBFCs को हटा दीजिए, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट इतने हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एक है मान्यवर, दूसरी है फिनिक्स, तीसरी है ओबरॉय। 50% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनियां काम कर रही हैं। 23 करोड़ की इक्विटी है बाज़ार में, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अलॉन्ग विद दैट अच्छी चीज़ क्या है कि करीब करीब 25% की CAGR से प्रॉफिट बढ़ा है 6 साल में, और 10% की CAGR से रेवेन्यू बढ़ा है। सो और अभी ये ब्लॉक पे मिल भी रहा है, तो अच्छा डील दिख रहा है। और जो हैंगओवर था इनके ऊपर ये 75% इक्विटी लाने का, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है अगर आप इफ़ इन केस रिटेल में कुछ नाम ढूंढ रहे हो तो।
होता है, कंपटीशन है इनको उनसे, अनऑर्गेनाइज प्लेयरों से, लेकिन ठीक है, कंपनी मैनेज कर पा रही, 600 स्टोर 6 साल में खोल दिए, बहुत बड़ी बात है। सो आप अकॉर्डिंगली उसको भी एक बार को देख सकते हो। बीका जी इज़ लॉन्ग टर्म स्टॉक और नॉट। शिवम जी, नंबर्स पहले देखते रहो तो ज़्यादा बेटर लॉजिक इसका समझ में आएगा, क्योंकि हाल में चला बहुत है और इस क्वार्टर का नंबर भी शायद इनके ठीक ठाक पे ही देखने को मिले। आज चला भी था स्टॉक, तो कुछ ग्रुप में बातचीत भी हो रही थी, वो मेरे से मिस हो गई क्या नंबर थे क्या था, लेकिन अदरवाइज़ क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर देखिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिए, क्योंकि आईपीओ तो महंगा था और ओएफएस था वो, और नई कैपेसिटी एडिशन नहीं थी, ओएफएस था, तो हैंगओवर रहेगा भी थोड़े टाइम उसका भी। तो अभी नई आया हुआ आईपीओ है, थोड़ा हैंगओवर उसका रहेगा, प्लस नंबर्स की सिचुएशन देखिए, महंगी साइड पे वैल्यूएशन वैसे ही थे, तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी इतनी जल्दी टिप्पणी मत करिए, थोड़ी चीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा एटलीस्ट। इसके अलावा टाटा केमिकल एंड एचडीएफसी एएमसी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। टाटा केमिकल इज़ अ गुड कंपनी, आप आराम से होल्ड कर सकते हो उसे 3 साल के लिए भी और टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो, बट अगेन नंबर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, 3 महीने 6 महीने के जो भी नंबर्स होंगे उसके हिसाब से। एचडीएफसी एएमसी दो नंबर्स तो थोड़े वीक हैं विद टाइम इनके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस दे के नहीं गया, और रिसेंटली इनकी मैनेजमेंट से मुलाकात भी हुई थी किसी इवेंट में, तो उनसे भी बात हुई तो ये बोले कि सिचुएशन चैलेंजिंग है उनके लिए, एसआईपी फ्लोज दो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी रेवेन्यू जनरेशन उस तरह का नहीं आ रहा जो आना चाहिए था, और ज़्यादा रेगुलेशन भी है सो फार। बट अगेन दोनों कंपनियां आर गुड टू गो। एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है और ग्रुप में कंसोलिडेशन चल रहा है, सो विद टाइम नंबर्स माइट पिकअप, तो आप एक बार को होल्ड तो दोनों में ही कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, चाहे आप टाटा केमिकल हो या एचडीएफसी एएमसी हो, और किसी डिक्लाइन में आप ऐड भी कर सकते हो बेटर, लेकिन दोनों में अगर आप जाना चाहोगे तो टाटा केमिकल इज़ अ बेटर बेट। थोड़ा कंसोलिडेशन लंबा हो सकता है, लेकिन इट्स अ क्वालिटी कंपनी टू ओन, तो आप एटलीस्ट लेके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हो उसे। Can I still keep on adding Jubilant and Gravia? Results are not good in this quarter and can improve going further. पुनीत सर, एक क्लियर बात हर बार जुबिलेंट एंड ग्रेविया के जिक्र में मैंने बोली है, वो है 379 का एक स्टॉप लॉस। आपको और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो 375 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जितनी चाहो लॉन्ग ले लो, लेकिन आपका क्लियर स्टॉप लॉस यही रहेगा। ट्रिगर हो गया तो बात अलग है, नहीं ट्रिगर हुआ तो बात अलग है। ये लेवल को आप ध्यान रख के ऐड करना चाहो कर लो। देखो ये numbers are weak, there is no denial about it. Commentary is okay, there is no denial about it. ब्रोकरेज हाउस का व्यू आपको मैंने ट्वीट भी कर दिया, 710 रुपये का टारगेट है, आप रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हो, वो मेरे ट्विटर हैंडल में पड़ी हुई है, पीएल रिसर्च की है। सो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर रख दी हैं। अब इसके बाद आता है भाव करना क्या है, तो टेक्निकली 798 सॉरी आज का 800 बंद हुआ ना, 789 790 जो रिसेंट लो 782, तो 779 एंड 775, ये दो लेवल आप देख लो, इनमें से आपको जो सी लेवल अच्छा लग रहा हो उसको स्टॉप लेके आप बने रहो, लेना है ले लो, नहीं लेना तो आपकी कॉल है, बट ये दो लेवल को आपको एज एन स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नियर टर्म के एक सपोर्ट दिख रहे हैं टेक्निकली, और बाकी सारी डिटेल आपको बता दी गई है, तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेना है। और हर चीज़ सिर्फ नंबर्स हैं, नंबर्स में रख सकता हूँ, निवेश की सलाह मैं किसी को दे नहीं सकता, सॉरी। ओके, आप ऐसे शेयर सजेस्ट कर सकते हैं जिनके पी लो हुआ है और ईपीएस बढ़ा है। सिद्धार्थ जी, ऐसी कंपनी अगर मैं बताऊंगा भी तो आपको समझ में आएगा नहीं। अगर मैं कह दूंगा टीसीएस ऐसी कंपनी इसकी ईपीएस लगातार बढ़ती है और पी हमेशा गिर रहा है, आप कहोगे यार तो मुझे ही पता है, तो मैं उसमें क्या ही बोलूँ। सो एचडीएफसी बैंक है, इसकी ईपीएस हर साल दर साल बढ़ रही है और पी गिर रहा है। ऐसी कंपनियां एशियन पेंट हैं, ऐसी कंपनियां पीडीलाइट हैं, ऐसी कंपनियां को वैल्यू बाजार वैसे ही देता है ना, क्योंकि वो हर साल ग्रोइंग कंपनियां हैं, तभी उनकी ईपीएस बढ़ रही है और पीई गिरते हैं या महंगे हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनियों की जब ईपीएस ग्रो, आपको पीई से लेना देना तब होता है जब उनकी ईपीएस अगर इफ इन केस बढ़ रही है कंटिन्यूसली पर ईयर बाय ईयर, तो पी तो आपको उस दिन देखना होगा ना जिस दिन उस पर झटका आएगा नीचे। तो मिसाल के तौर पे अगर से टीसीएस की ईपीएस साल दर साल बढ़े जा रही है, तो किसी फाइन डे जब उसमें झटका आएगा तब उसका पी नीचे आएगा ना, तब आप उसको ऐड करोगे। सो ऐसी कंपनियां तो ढेरों हैं, मतलब हर लार्ज कैप ऐसे ही मिलेगी आपको जिनकी ईपीएस ग्रोइंग है, बट
उनका पी तब नीचे मिलेगा आपको जब वो झटका देंगे किसी बुरे खबर या ट्रिगर या नतीजे या किसी चीज़ पर। एक क्वार्टर के नतीजे टीसीएस की डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकते, या 2 क्वार्टर के नतीजे एचडीएफसी बैंक को डिसाइड नहीं कर सकते, 3 क्वार्टर के नतीजे सिचुएशन एक्चुअली ख़राब नहीं कर सकते। सो लाइकवाइज एक क्वार्टर में एसबीआई या एक क्वार्टर में आईटीसी कभी कोई वेल्थ क्रिएशन से वेल्थ डिस्ट्रक्टर नहीं बन जाता। तो आपको वो समझना होगा, जिनकी ईपीएस बढ़ रही है, पी नीचे तभी आएगा जब वो किसी बुरे वजह से नीचे दिखेंगे, तभी उसका पी एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंगली, आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। तो इनको ही बुरे दौर में इसलिए कहता हूँ मैं, ख़रीद लो या आप उनको एटलीस्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लो। तो लाइकवाइज आप चेक कर लो। बाकी एक मान्यवर एक अच्छी कंपनी है, इसके नंबर्स मैंने आज पढ़े तो मैंने इसलिए आपको बता दिया, आप देख सकते हो उसको भी अदरवाइज। चलिए फ़िलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।